प्रवीण कहानी क्लब में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और आज की कहानी का नाम है स्कूल ट्रिप। आयुष बस में बैठा यही सोच रहा था कि वो पहाड़ कैसे होंगे। आयुष बस 15 साल का था। आयुष पिछले 3 साल से चंडीगढ़ में ही रह रहा था, फिर भी वो कभी हिमाचल की हसीन वादियों में नहीं गया था। पर उसका सपना इस स्कूल ट्रिप से पूरा होने वाला था। ढेर सारे लंच बॉक्स से खाना खाते हुए और अंताक्षरी खेलते हुए पूरा दिन बीत गया था। वह शिमला पहुँचने ही वाले थे कि पता नहीं कैसे उनकी बस जो कुछ मिनट पहले एकदम से ठीक चल रही थी उसमें से धुआं निकलने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और बच्चे साथ में थे, तो सब टीचर्स ने मिलकर फैसला किया कि वह पास में ही एक होटल के अंदर रुक जाएंगे और सुबह मैकेनिक को बुलाकर बस ठीक करवा लेंगे और शिमला के लिए निकल जाएंगे। वो लोग पास के एक होटल तक पहुँचे। वो होटल दोनों तरफ से बड़े बड़े पेड़ों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। सब टीचर्स ने बच्चों को होटल के अलग अलग कमरों में बांट दिया और डिनर के बाद सब सोने चले गए। आयुष को अपने दो दोस्तों अमन और रोहन के साथ कमरा मिला था और वो बहुत खुश था क्योंकि वह दोनों उसके काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। आयुष, अमन और रोहन जब कमरे में गए तो कमरे की खिड़की से उन्हें जंगल के बीचों बीच एक झील दिखाई दी। उन सभी को याद था कि कैसे पिछले स्कूल ट्रिप पर रात में 2 बच्चे ऐसे ही झील पर निकले थे और वो स्कूल के सबसे पॉपुलर बच्चे बन गए। तो उन तीनों ने भी प्लान बनाया कि इस बार भी वह कुछ कारनामा करेंगे। उन्होंने सोचा कि वह होटल से चुपके से निकल जाएंगे और उसी झील पर जाकर फोटो खींचकर वापस आ जाएंगे। जैसे ही होटल का गार्ड सो गया वह तीनों निकल गए। झील दिखने में तो होटल से ज्यादा दूर नहीं लग रही थी, पर वह तीनों करीब आधा घंटा झील की तरफ चले जा रहे थे और जंगल का रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और सुनसान जंगल में उन तीनों की ठंड के मारे हालत खराब हो रही थी। उन्होंने अपना फोन चेक किया तो उनमें सिग्नल बिल्कुल नहीं था। तब उन्हें लगा कि उन्हें झील का प्लान कैंसिल कर देना चाहिए और वापस होटल जाना चाहिए। अपने फोन की फ्लैश लाइट के सहारे वह वापस होटल का रास्ता ढूंढने लगे। रास्ता ढूंढते ढूंढते अमन और आयुष जो रोहन के थोड़ा आगे चल रहे थे, जब पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि रोहन वहाँ नहीं था। तब उन्हें अपने पास से किसी के भागने की आवाज आई। वह बहुत घबरा गए क्योंकि वह रोहन को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। तो उन्होंने कुछ कदमों की आवाज का पीछा किया। वीरान और घने जंगल के बीच वह उन कदमों की आवाजों का पीछा करते गए जो कुछ मिनटों के बाद बंद हो गई। रोहन उनको अभी तक नहीं दिखा था, पर अमन और आयुष अब बहुत ज्यादा डरने लगे थे। लेकिन तभी उन्हें ऐसी आवाज आई कि मानो कोई जमीन खोद रहा था। वह धीरे धीरे उस आवाज के पास गए और झाड़ियों के पीछे से उन्होंने देखा कि कोई और नहीं बल्कि रोहन ही जंगल में एक गड्ढा खोद रहा था। उन्होंने डर के मारे रोहन को पुकारा। रोहन उनकी तरफ मुड़ा और उन्हें गुस्से भरी आंखों से देखने लगा। उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने उसके अंदर से आंखें ही निकाल ली हो। अमन रोहन के पास गया और उसने रोहन के कंधे पर हाथ रखकर उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है। लेकिन रोहन के कंधे पर हाथ रखते ही रोहन अमन के ऊपर चिल्ला उठा। रोहन ने उसे एक बहुत तेज धक्का दिया। अब अमन काफी दूर जाकर गिरा। रोहन के अंदर कोई अजीब सी शक्ति आ चुकी थी। आयुष भागा भागा अमन के पास गया। रोहन अब आयुष की तरफ आगे बढ़ने लगा, पर जैसे ही वह आयुष के पास आया रोहन को अजीब से दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गया। आयुष उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा और जैसे ही रोहन होश में आया तो उसने अमन की तरफ देखा और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, वह जो अमन के अंदर है। तभी आयुष ने देखा तो अमन सर झुकाए नीचे बैठा था। उसने अचानक से अपना सर उठाया और उसकी आंखें भी बिल्कुल काली पड़ी थी। इससे पहले आयुष और रोहन कुछ कर पाते, अमन जो कुछ ही देर पहले तक चोटिल था वह उठकर जंगल के अंदर भागने लगा। रोहन और आयुष ने उसका पीछा किया और फोन की फ्लैश लाइट में देखा कि अमन एक खंडर की तरफ भाग रहा था। करीब जाकर उन्हें दिखा कि वह खंडर दरअसल एक बहुत पुराना घर था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ सालों से किसी इंसान ने कदम भी नहीं रखा था। दोनों बहुत ही डरे हुए थे और उनके आगे जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। पर अमन को बचाने के लिए आयुष और रोहन उस खंडर में घुस गए। ऊपर के फ्लोर से उन्हें एक आवाज आ रही थी। वह आवाज के पास पहुँचे तो उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि अमन बेहोशी की हालत में हवा में लटका हुआ था और एक बूढ़ी औरत उससे बात कर रही थी। उस औरत का चेहरा बहुत भयानक था। उसकी आंखें एकदम काली थी, खाल लटकी हुई थी और बिखरे हुए सफेद बाल उसे और भी ज्यादा डरावना बना रहे थे। वह दोनों उस औरत को देखते ही वहाँ से बाहर भागे। वह औरत भी उनके पीछे पीछे आने लगी। आयुष और रोहन जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और उस खंडर के घर के दरवाजे तक पहुँचे। उन्होंने जब मुड़कर एक बार पीछे देखा तो वह बूढ़ी औरत किसी कीड़े की तरह रेंगती हुई सीढ़ियों से उतर रही थी और उनके पास ही आ रही थी। वह किसी तरह से वहाँ से निकलकर जंगल की ओर भागे और भागते चले गए। भागते भागते उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो उस झील के पास आ गए थे, जिस झील की तलाश में वह होटल से बाहर निकले थे। रोहन और आयुष दोनों भागते भागते उस झील के अंदर गिर पड़े और डूबने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन्हें अंदर खींच रहा हो। आयुष किसी तरह से झील से बाहर आ गया, पर उसकी आंखों के सामने रोहन झील में डूब रहा था और वो कुछ भी नहीं कर सका। आयुष ये सब देखकर इतना घबरा गया कि उसे चक्कर आने लगे और वह वही बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन आयुष की जब सुबह आँख खुली तो वह उसी होटल के कमरे में था और वो भागकर बाहर गया तो बाहर बहुत सी टीम थी और जमीन पर सफेद चादर में लिपटी हुई रोहन और अमन की लाश पड़ी थी। पुलिस ने इसे मर्डर घोषित कर दिया
था, पर आसपास रहने वालों ने बताया कि कई साल पहले उसी जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वहाँ उसका एक घर था और सभी से अलग वह औरत चैन से रहती थी। पर एक रोज उसके घर को कब्जाने के लिए पास के गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ बदसलूकी की और उसे मारकर उसी झील में फेंक दिया। तब से कोई भी इंसान रात में जंगल की ओर या उसी झील के पास नहीं जाता। कहते हैं कि उस बुरी औरत की आत्मा अभी भी वहाँ अपने बदले के लिए भटकती है। काश यह बात इन तीनों दोस्तों को पता होती तो शायद आज आयुष के साथ साथ रोहन और अमन भी जिंदा होते।